स्वागत है दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो प्रबंध काव्य हैं, जो बहुत चर्चित काव्य हैं आधुनिक काव्य की श्रेणी में, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पाठ्यक्रम में भी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें ये सारी रचनाएं शामिल न हो या इनसे प्रश्न न बनते हों। तो हमारा उद्देश्य है कि हम इन सभी पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स को एक साथ पढ़ लें। तो इस क्लास में हम प्रिय प्रवास पर, साकेत पर और भारत भाती पर, इन तीनों पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स जितने भी हैं, आचार्य शुक्ल, बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन तीनों के आधार पे इसे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लें तो प्रिय प्रवास के बारे में देखते हैं। प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1914 है और इसमें कुल सर्गों की संख्या कितनी है आपको ध्यान रखना है, 17। तो ये तो बेसिक है प्रिय प्रवास के बारे में जो कि आपको जानना है कि प्रकाशन वर्ष 1914, कुल सर्गों की संख्या 17। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हमने अपनी पिछली क्लास में साकेत पर और प्रिय प्रवास पर इन सभी की भूमिकाओं पर पढ़ा हुआ है और डिटेल में पढ़ा है। तो इसे ध्यान रखना है कि प्रथम महाकाव्य इसे माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं इसके विषय में। वे कहते हैं कि सबसे भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। यानी इसकी सबसे भारी और बड़ी विशेषता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रिय प्रवास की बताते हैं कि ये संस्कृत के वर्णवृत्तों में रचित है और उसमें अधिक परिमाण में रचना करना बहुत कठिन काम है। फिर भी हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत के वर्णवृत्तों में की है। तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास की रचना किन वृत्तों में की गई है, तो संस्कृत के वर्णवृत्तों में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि यह काव्य अधिकतर भाव व्यंग्यात्मक और वर्णात्मक है। ध्यान रखेंगे, भाव व्यंग्यात्मक और वर्णात्मक है। शुक्ल जी कहते हैं कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें हुआ है। तो ये प्रिय प्रवास के विषय वस्तु के रूप में आप जान सकते हैं कि कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की क्या दशा हुई है, उसका वर्णन प्रिय प्रवास में मिलेगा। आगे और देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लिखते हैं कि जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शुक्ल जी सारी विशेषताओं, सारी जो इसकी प्रशंसाएं हैं वो करते हुए ये बात कहते हैं कि इसके नाम से ही प्रकट है कि और इसकी जैसी कथा वस्तु है कि महाकाव्य के लिए या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए ये विषय वस्तु पर्याप्त है ही नहीं। यानी डिनाई करते हैं कि बहुत अच्छा प्रबंध काव्य या महाकाव्य ऐसी विषय वस्तु पर, ऐसी कथा वस्तु पर नहीं लिखा जा सकता। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ से आ सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छा नहीं मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए इसके विषय में। वे लिखते हैं कि राधा अब प्रिय प्रवास में संपूर्णतः विरहिणी नहीं है। इसके पहले जो राधा की छवि दिखाई जाती थी या काव्यों में बार बार आती है कि एक विरहिणी के रूप में दिखाई पड़ती हैं श्री कृष्ण के चले जाने के बाद, लेकिन प्रिय प्रवास में एक नई छवि राधा की सामने आती है कि अब राधा प्रिय प्रवास में संपूर्णतः विरहिणी नहीं है। वे अपने इस निजी दुख को सारे समाज के दुख में विलीन कर देती हैं और समाज सेवा का व्रत लेती हैं। तो राधा और कृष्ण का एक समाज सेवी चरित्र जो है वो प्रकट होता है प्रिय प्रवास में हरिऔध जी के। तो ये बातें, ये विचार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में है। और वे लिखते हैं कि शताब्दियों से चले आते राधा के चरित्र में यह एक सर्वथा नई भंगिमा हरिऔध ने उकेरी है। तो ऐसे विचार जब आ जाएं तो आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को ध्यान रखना है। अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके मत हम इसलिए यहाँ पे दे रहे हैं कि इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप ये पहचान पाएँ। पहली बात तो ये कि आप पहचान पाएँ कि ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। दूसरी बात, इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाएगा कि आप इन काव्यों से
परिचित हो सकेंगे। यदि आपने मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ा है फिर भी आप परिचित हो जाएंगे कि इसमें इसकी कथा वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही एक कथन और है, देखते हैं कि संस्कृत वर्णवृत्तों में नितांत तत्सम शब्दावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की है, तो एकदम बोलचाल की खड़ी बोली अपने चौपदों में। ये कथन ध्यान रखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि जो प्रिय प्रवास है उसमें संस्कृत वर्णवृत्तों की नितांत तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, और जो उनके चुभते चौपदे जो रचनाएं हैं, जो चौपदे हैं, उसमें एकदम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने की है। तो प्रिय प्रवास की मूल प्रवृत्ति क्या थी? संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखा जाना और तत्सम शब्दावली का प्रयोग। इतनी बातें आप प्रिय प्रवास के बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे हम देखते हैं साकेत और भारत भारती के बारे में। साकेत और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इन दोनों के आधार पे उनकी यश और कीर्ति बनी हुई है। तो इन दोनों के विषय में शुक्ल जी के और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के पुस्तकों में क्या अंश हैं, क्या विचार हैं, वो यहाँ पे तथ्यात्मक रूप से आपके लिए हम प्रकट करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। भारत भारती का जो प्रकाशन है वो 1912 ईस्वी में है। आपको ध्यान रखना है 1912 में भारत भारती का प्रकाशन। अच्छा, इसके बारे में एक और बात महत्वपूर्ण जो है कि यह कुल 3 खंडों में लिखा गया है। 3 खंडों में है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। इन तीनों खंडों में भारत भारती की रचना 1912 में उन्होंने की। दूसरी जो इनकी रचना है साकेत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 और इसमें कुल 12 सर्ग हैं। और इसका कौन सा सर्ग बहुत प्रसिद्ध है? नवम सर्ग, उर्मिला का विरह वर्णन जिसमें है, वो सर्ग बहुत प्रतिष्ठित है। ठीक है, आगे देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। ध्यान रखिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि, जितने द्विवेदी युग की प्रतिनिधि प्रवृत्तियां हो सकती हैं, प्रतिनिधि कवि हो सकते हैं, उन सभी की लीडिंग करते हैं, यानी एक जो प्रमुख कवि के रूप में ये उभरते हैं। तो वे कहते हैं कि हरिऔध पहले कवि हो सकते हैं, पहले कवि हैं द्विवेदी युग के, और द्विवेदी युग को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अनुशासन की धारा कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि द्विवेदी युग को अनुशासन की धारा कौन मानता है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं, और वे लिखते हैं कि हरिऔध द्विवेदी युग के पहले कवि हो सकते हैं, लेकिन संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि अगर कोई है तो वो है मैथिली शरण गुप्त। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक से। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही कथन आपको और ध्यान रखना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताओं को बताता है। यूजीसी नेट में या राजस्थान लोक सेवा आयोग, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, इन सभी में जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि तथ्यात्मक जो प्रश्न है वो तो शामिल करके कुछ अन्य प्रवृत्तियां भी काव्य प्रक्रिया की वो भी शामिल की जा सकती हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त यानी उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानकों का चुनाव, गृहस्थ जीवन की भंगिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति। इतनी बातें मैथिली शरण गुप्त की काव्य की उनकी लोकप्रियता को प्रकट करती हैं, स्थापित करती हैं। कौन कौन सी बातें हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए। सीधी सरल भाषा, पौराणिक कथानकों का चुनाव, गृहस्थ जीवन की महिमा का आख्यान, व्यापक हिंदू नैतिक मूल्यों का समर्थन और राष्ट्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति। अब इनमें से किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का कारण कौन सा रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं मानते हैं। तो जब इन जिन पर मानते हैं वे आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी इन पर उनकी लोकप्रियता का कारण नहीं मानते। मान लीजिए लिख दिया कि अलंकारों का व्यापक प्रयोग रामस्वरूप चतुर्वेदी मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का कारण मानते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो ये तथ्य हमने दिया हुआ है इसमें कहीं भी अलंकारों के प्रयोग को लेकर, उपमाओं के प्रयोग को लेकर कोई बात नहीं है।
तो जितनी बातें हैं आपको यहाँ ध्यान रख लेनी है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी उनकी विशेषता के बारे में ये लिखते हैं। आगे देखते हैं, भारत भारती में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति की है, तो साकेत में अपनी भक्ति भावना की। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसे ध्यान रखिएगा। किसी भी रूप में इसे पूछा जा सकता है कि यह कथन किस साहित्य इतिहास लेखक का है, कि भारत भारती में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, तो साकेत में भक्ति भावना। तो दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि भारत भारती में क्या है, राष्ट्रीय भावना है, साकेत में क्या है, भक्ति भावना है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, इस तरह के सभी तथ्य, वन लाइनर फैक्ट्स और जो हमने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं शुक्ल जी, बच्चन और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के पुस्तक के आधार पे, वो सभी आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। और 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का टेस्ट सीरीज़ जो हमने करवाया है उसका कलेक्शन है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश एलटी की परीक्षा हो, उत्तराखंड एलटी की परीक्षा हो, बिहार की परीक्षा के लिए सभी परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का इसमें संग्रह है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आगे हम और देखेंगे मैथिली शरण गुप्त और साकेत के बारे में क्या बातें हुई हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त अपने साकेत में एक और राम कथा की उर्मिला को काव्य के केंद्र में स्थान देते हैं, और साथ ही साथ दूसरी ओर राम की विमाता अब तक की लांछिता कैकेयी को सहानुभूति प्रदान करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने नारी के एक संपूर्ण छवि को जिस तरह से बांट करके, उसे खंडित करके लांछित किया गया या उसे उपेक्षित किया गया, एक संपूर्ण नारी की छवि अपने काव्य में प्रकट करते हैं। तो ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि एक और उर्मिला को अपने काव्य के केंद्र में स्थापित करते हैं, दूसरी ओर जो राम की विमाता हैं, जो जिन्हें लांछित किया गया, इन दोनों पात्रों के प्रति सहानुभूति प्रदान करते हैं। यह एक नई बात है अपने आप में, क्योंकि जब भी कैकेयी का नाम आता है तो गाली के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे पात्रों के प्रति भी उनका पक्ष रखना, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना मैथिली शरण गुप्त जी की एक विशेषता रही है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये बात लिखते हैं। आगे वे लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के विषय में। किसने कही है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कही है कि उनकी राष्ट्रीय भावना में न दैन्यता दिखाई पड़ेगी, न कोई पाखंड दिखाई पड़ेगा। तो ये इतनी पंक्तियां हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के आधार पे आपको बता रहे थे। आगे हम देखेंगे कि भारत भारती जो इनकी प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की, 3 खंड हैं हमने बताया, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। 3 खंडों में भारत भारती लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की टिप्पणी क्या है उसके विषय में बहुत मायने रखता है, क्योंकि शुक्ल जी जिस पे टिप्पणी कर दें वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उसे देख लेते हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का ध्यान खींचने वाली उनकी रचना भारत भारती निकली 1912 में। हिंदी प्रेमियों का ध्यान मैथिली शरण गुप्त की ओर किस रचना से गया? भारत भारती से। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं किया गया है। भविष्य खंड है जरूर, लेकिन भविष्य को निरूपित नहीं किया गया है पूरी तरह से कि ऐसा ही होना चाहिए भविष्य भी। अतीत के प्रति एक राग, एक सम्मान, एक श्रेष्ठता का भाव हो, अपने वर्तमान दशा का ज्ञान हो और भविष्य की ओर उन्मुख हो, ऐसा भारत भारती ऐसी रचना है। इसके विषय में ये शुक्ल जी लिख रहे हैं कि मुसद्दसे हाली के ढंग पर। तो कई बार ये पूछा जा चुका है कि भारत भारती की रचना माइकल मधुसूदन के मुसद्दसे हाली के ढंग पर इसे रचित है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें न था। ध्यान रखें, विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण और वाग वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी भाषा में होने से यह पुस्तक
स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। तो शुक्ल जी के अनुसार कौन सी पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई? भारत भारती। तो ऐसे पॉइंट्स आपको इन कथनों के आधार पर तैयार करने हैं कि किसी भी रूप में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने तो आप पहचान पाएँ, आप जान पाएँ कि शुक्ल जी ने ये बात कही हुई है। तो ये स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई, ये भारत भारती थी। शुक्ल जी ऐसा लिखते हैं। आगे देखते हैं कि शुक्ल जी और क्या लिख रहे हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि साकेत और यशोधरा, ये दो रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी के दो बड़े प्रबंध हैं। शुक्ल जी ने दो जगह इस बात को लिखा है कि साकेत और यशोधरा ये बड़े काव्य या बड़े प्रबंध काव्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कौन सी दो रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की बड़े प्रबंध हैं? तो साकेत और यशोधरा को वे बताते हैं। आगे देखते हैं शुक्ल जी और क्या लिख रहे हैं कि गुप्त जी की विशेषता के बारे में, मैथिली शरण गुप्त जी की विशेषता के बारे में वे लिखते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी को वास्तव में सामंजस्यवादी कवि कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वे सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। यानी हर प्रकार की उच्चता, जितनी भी उच्चताएं, श्रेष्ठताएं व्याप्त हैं, उन सभी से प्रभावित होने वाला हृदय मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये बात लिख रहे हैं। तो यदि पूछा जाए कि किस कवि के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है, तो ध्यान रखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में शुक्ल जी लिख रहे हैं कि प्राचीन के प्रति पूज्य भाव, नवीन के प्रति उत्साह, ये दोनों बातें इस कवि में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये हम देख रहे थे मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध जी के विषय में राम स्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विचार क्या हैं, उन्होंने क्या टिप्पणियाँ की हैं। इन कथनों से आप इन कवियों की विशेषताओं को समझ पाएंगे कि इन कवियों की क्या विशेषताएं, क्या खासियत है। और यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इसमें ऐसे प्रश्न आ जाएं कि कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हरिऔध के विषय में सही हैं, कौन कौन सी बातें मैथिली शरण गुप्त के विषय में सही हैं, ये बातें आप आसानी से पहचान जाएंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को और रिवाइज़ कर लेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। और हमारा शॉर्ट नोट्स आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इसे अपने पास रख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं और प्रामाणिक ढंग से इसे निर्मित किया गया है, इसे लिखा गया है, हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए उपयोगी होगी। बाकी यूजीसी नेट की परीक्षा का रिज़ल्ट आया हुआ है, कैसा हुआ, आप सभी का परिणाम कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।